तो भाई टैक्स सीजन आ चुका है, टैक्सेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मेरे कुछ एक खराब एक्सपीरियंस हुए थे कोविड के टाइम में, तो मैं ये बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के वो एक्सपीरियंसेस ना हो। ठीक है, उसके अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था वो कुछ T2200 T2200S फॉर्म से रिलेटेड था, और जो कंसल्टेंट जिसके पास मैं गया था उसको ये नहीं पता था ये करना भी कैसे है। ठीक है, मुझे कहता मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मगर मैं एलिजिबल था, तो वहाँ मेरे वो $400 लगवा देते बिना बात के। ठीक है, मेरे को रिफंड नहीं मिलता वो $400 गवर्नमेंट से। तो अब अगर आप लोग कनाडा में आ रहे हो, आपको भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है टैक्सेस के बारे में। ठीक है, क्योंकि कोई आपको टैक्स कंसल्टेंट जिसके पास आप जा रहे हो आपको गलत गाइड ना कर दे। ठीक है, और ये चीज़ का ध्यान रखना, जिस भी बंदे से आप टैक्सेस अपने करवा रहे हो वो बंदा सीपीए हो। ठीक है, या फिर जिस फर्म के पास आप जा रहे हो वो सीपीए सर्टिफाइड हो। ठीक है, जो भी आपके टैक्सेस वगैरह फाइल करता है। ठीक है, अब दो जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं, इससे आगे हम बाकी वीडियो के अंदर पहुंचे। पहला पॉइंट, कनाडा के अंदर जो एजेंसी है वो आपके टैक्सेस कलेक्ट करती है, वो है सीआरए, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, जैसे कि इंडिया के अंदर थी आपकी आईआरएस। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो सेम सा कॉन्सेप्ट है, वो लोग आपके टैक्सेस आके खा जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपको टैक्सेस फाइल कब करने हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं तो अभी पिछले सितंबर इनटेक में ही तो आया था कनाडा के अंदर 2023 में, मेरी कोई इनकम वगैरह हुई नहीं है। ठीक है, तो मुझे टैक्सेस वगैरह पे करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हाँ आपको टैक्सेस पे करने की ज़रूरत ना हो, मगर आपको रिफंड्स वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने टैक्सेस फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है हर साल। अगर आप कनाडा के अंदर December 31 2023 से पहले आए हो तो आपको अपने टैक्सेस जाके फाइल करने चाहिए। कई सारी चीज़ें होती हैं, जीएसटी, एचएसटी और कई सारी चीज़ें आपको वापस मिलती हैं, तो इन सारी चीज़ों को जाके आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब अगले जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो बेसिकली है कि आप अपने टैक्सेस कैसे बचा सकते हो, या फिर आपको क्या क्या रिफंड्स मिलते हैं कनाडा के अंदर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने 2023 के अंदर अपनी ट्यूशन फी पे करी है तो आपको उसका 15% वापस मिलेगा रिफंड में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि आपका ट्यूशन एक मेजर एक्सपेंस होता है जब कनाडा के अंदर आप आते हो, तो आपको जितना भी आप ट्यूशन फी आपने पे करी है उसका 15% आपको वापस मिल जाएगा। अब जो फॉर्म आपको आपकी स्कूल की तरफ से चाहिए होगा, जिसके साथ आप जाके अपना टैक्स रिफंड फाइल कर सकते हो, वो है T20 सॉरी 2202। सो T2202 फॉर्म है जो आपको अपने कॉलेज से जाके लेना होगा, और उसके साथ अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको रिफंड मिलेगा आपके टैक्स पे। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आगे कई सारे बच्चे अपना उबर, स्किप द डिशेस वगैरह भी चलाते हैं जब वो यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं। उसके अंदर एक फायदा क्या रहता है कि जो आपकी इनकम होती है ना, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं काउंट होती, ये होती है आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम काउंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, आप लोग जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं गाड़ी वगैरह से रिलेटेड, वो आप डिडक्ट कर सकते हो अपने टैक्सेस के अंदर। ठीक है, तो जैसे आपकी कार वॉश का खर्चा हो गया, आपका गैस का खर्चा हो गया, आपका इंश्योरेंस का हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, आपने गाड़ी के नए टायर डलवाए हैं, जितने भी आपके एक्सपेंस है वो सारे के सारे एक्सपेंस कर सकते हो। अपना मोबाइल फोन के इंटरनेट वगैरह का खर्चा वो भी कर सकते हो आप एक्सपेंस। ठीक है, उससे क्या होता है, आप जो जिस इनकम के ऊपर आप टैक्सेस पे करोगे वो इनकम कम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप उबर, स्किप द डिशेस वगैरह चला रहे हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और मिलने चाहिए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हो सकता है आपके ऊपर अभी लागू ना हो, मगर अगर आप कनाडा के अंदर आके आपकी पीआर वगैरह होगी और आप फैमिली के साथ हो, आपका कोई बच्चा भी है, तो आप लोग एलिजिबल हो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स के लिए, जिसके अंदर शायद आपको $750 के आसपास तक मिल सकते हैं पैसे पर मंथ। ठीक है, अपने बच्चे की देखभाल देखभाल वगैरह करने के लिए, ट्यूशन फी के लिए, जिस चीज़ के लिए आपको यूज़ करने हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कई सारे लोगों के ऊपर अप्लाई ना हो, मगर आप लोगों को नॉलेज होनी भी चाहिए, ताकि अगर आपका कोई दोस्त है जिसके बच्चे वगैरह और उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप उसको बता सको। चौथा पॉइंट है आरआरएसपी। ठीक है, आरआरएसपी क्या होता है, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। इसके अंदर क्या होता है, जो आपने पैसे कंट्रीब्यूट करते हो आप गवर्नमेंट की तरफ, वो आपकी पेंशन की तरफ काउंट होते हैं बेसिकली। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपने आरएसपी कर रखी होगी उतने ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा आपको पेंशन मिलेगा एट द स्टार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है, उसका फ़ायदा आपको क्या है, सबसे पहले इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। अगर आपकी इनकम है $1,00,000, उसमें से आप $10,000 अपना आरएसपी के अंदर डाल रहे हो, तो आप जो टैक्स पे करोगे वो सिर्फ $90,000 पे करोगे। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं आरएसपी के अंदर। ठीक है, आपकी कितनी लिमिट है या कई सारी चीज़ें, तो उस चीज़ का मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोग प्रॉपर्ली जाके उन सारी की सारी लिमिटेशंस को देख सके, क्योंकि वो सारी की सारी डिस्कस करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मगर ये एक बेसिकली ऐसी चीज़ है आरएसपी जिसके बेसिस पे आपका जो टैक्स है वो राइट अवे कम हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आप कंट्रीब्यूट करोगे आरएसपी की तरफ। अब ये चीज़ मत सोचना कि अगर आपके टैक्सेस अभी $10,000 बच गए उसके ऊपर आपको कभी टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। मगर जब आपको पेंशन वगैरह मिल रही होती है उस टाइम पे आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, मगर उस टाइम पे मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो एक लोअर टैक्स ब्रैकेट में होते हैं, तो आपको टैक्सेस कम पे करने पड़ते हैं। ठीक है,
अब ये समझने की जरूरत है, मैंने भी टैक्स ब्रैकेट की बात करी है। कनाडा के अंदर जो होता है वो मार्जिनल टैक्स रेट लगता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर आप $100,000 कमा रहे हो तो आपको $100,000 के ऊपर फ्लैट आउट 20% टैक्स लग जाएगा और बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैसा होता है, जैसे $55,000 पे फेडरल टैक्स की बात कर रहा हूँ, $55,000 के आसपास का अमाउंट है, उसके ऊपर आपका 15% टैक्स लगता है, और मेरे हिसाब से $111,000 के ऊपर आपका लगता है 20% टैक्स रेट। नहीं, सॉरी, $55,000 तक आपका लगता है 15%, और $55,000 से लेके $111,000 तक आपका लगता है 20.5%। ठीक है। अब जो बात है, इसके ऊपर आपके टैक्स ब्रैकेट और बढ़ते जाते हैं, जो भी सीन है उसका, मगर इसके ऊपर आपका जो प्रोविंशियल टैक्स होता है वो भी लगता है। ठीक है। तो ये चीज़ मैं सिर्फ बताना चाहता था कि कनाडा के अंदर टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर भी सेम सीन है टैक्स ब्रैकेट का, तो वहाँ पर भी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगता है। अब पांचवा जो पॉइंट जिसके अंदर मैं भी काफ़ी हेवली इन्वेस्टेड हूँ वो है TFSA, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके टैक्सेस को राइट अवे कम नहीं करता है, मगर क्या करता है कि अगर आपने पैसे टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट के अंदर डाले, उन पैसों पे आप ऑलरेडी टैक्स भर चुके हो। ठीक है। जब आपके पास जो पैसा आता है टैक्सेस भरने के बाद, उस पैसे को लेके आप ना TFSA के अंदर डालते हो। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इसके अंदर आप TFSA के द्वारा जिस भी कंपनीज वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करोगे, उनके डिविडेंड्स के लिए स्टॉक्स वगैरह सारी चीज़ों का है, उसके अंदर आपको जो डिविडेंड इनकम मिलेगी या फिर आपको अपना कैपिटल गेन्स वगैरह मिलेगा, उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। ठीक है। अब इसका भी मैं लिंक डाल दूंगी कि इसके अंदर सर्टेन एक्सेप्शंस वगैरह, अगर आप US वगैरह के अंदर अपना इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी और कंट्री कंपनी के अंदर इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, तो हिसाब से कुछ एक रेगुलेशंस वगैरह भी हैं, तो वो रेगुलेशंस पढ़ लेना। मगर ये बहुत अच्छा अकाउंट है, स्पेशली अगर आपको कनेडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है और अपना डिविडेंड इनकम वगैरह बनानी है साइड में। चलो भाई, आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट है आपका FHS। ओ, अभी बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, जो है FHSA। ठीक है। ये क्या होता है, फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। इसके अंदर बेसिकली आप पैसे कंट्रीब्यूट करते हो या फिर आप अपने पैसे FHSA अकाउंट के अंदर डालते हो, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करने पड़ते। जैसे कि आपकी इनकम है, सेम एग्जांपल लेते हैं, $1,00,000। ठीक है। उसके ऊपर आप $10,000 अपने FHSA में डाल दिए, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सिर्फ $90,000 के ऊपर। तो ये सीन होता है FHSA अकाउंट का। अब मैक्सिमम टैक्स रिफंड के लिए आपको RRSP भी यूज़ करनी चाहिए, आपको FHSA भी यूज़ करना चाहिए, और आपको अपना TFSA अकाउंट्स वगैरह यूज़ भी करने चाहिए। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपका जो टैक्स वगैरह है वो काफ़ी कम हो सकता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ही ले लेते हैं, आपने आपकी इनकम $1,00,000 है, आपने अपना $10,000 डाल दिया RRSP पे, आपकी इनकम बची $90,000। $90,000 में से आपने $8,000 और डाल दिए FHSA अकाउंट के अंदर, तो आपकी इनकम बच गई $82,000। तो आप पहले $55,000 के ऊपर आप 15% टैक्स पे करोगे, मगर 55,000 से लेके सिर्फ $82,000 तक ही आपको 20% टैक्स पे करना है, $100,000 तक नहीं, क्योंकि वो पैसे आपने ऑलरेडी अलग अलग जगहों में डाल दिए हैं, जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की। तो इन सारी चीज़ों का फायदा काफ़ी रहता है, क्योंकि आप अपने टैक्सेस वगैरह बचा सकते हो। ये वीडियो काफ़ी स्ट्रेट टू द पॉइंट थी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप उन्हें कमेंट्स में डाल सकते हो। सारे के सारे लिंक्स, ये RRSP, FHSA, TFSA, इन सारे के सारे मैं लिंक्स डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप लोग जाके और एक्सप्लोर कर सको। और उसके अंदर अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो लेट मी नो एंड आई आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।